सो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर के बारे में, और कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे सब हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ ए रिसर्च पेपर मीन्स ऑर्गेनाइजिंग ए रिसर्च पेपर इनटू वेल डिफाइंड सेक्शन सो दैट ताकि द कंटेंट इज क्लियर, लॉजिकल एंड इजी टू अंडरस्टैंड हो। आप समझ गए होंगे कि रिसर्च पेपर को स्ट्रक्चरिंग करना। तो स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर मतलब क्या होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर का मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजिंग रिसर्च पेपर, यानी कि रिसर्च पेपर को ऑर्गेनाइज करना इनटू वेल डिफाइंड सेक्शन ताकि द कंटेंट इन क्लियर हो, लॉजिकल हो एंड इजी टू अंडरस्टेबल हो। अ स्टैंडर्ड रिसर्च पेपर टिपिकली कंटेन्स 8 मेन सेक्शन, यानी कि एक रिसर्च पेपर 8 मेन सेक्शन में डिवाइड होती है। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके कौन कौन सा सेक्शन में डिवाइड होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन टाइटल में डिवाइड होती है। कोई भी रिसर्च पेपर 8 मेन सेक्शन में डिवाइड होती है। लाइक टाइटल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, मेथोडोलॉजी हो गया, रिजल्ट हो गया, कंक्लूजन हो गया, रेफरेंस हो गया, लास्ट में लॉजिकल फ्लो एंड कंसिस्टेंसी। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। टाइटल तो आप नाम से ही पता चलता है कि टाइटल में हम क्या रिसर्च पेपर, जब भी हम कोई भी रिसर्च पेपर बनाते हैं तो 8 मेन सेक्शन में उसको डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा सेक्शन होता है? टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी और रिजल्ट, कंक्लूजन, रेफरेंस, लॉजिकल फ्लो एंड कंसिस्टेंसी। तो फर्स्ट हमारा कौन सा सेक्शन का नाम क्या है? टाइटल। टाइटल में क्या होता है? टाइटल रिसर्च का मेन टॉपिक बताता है कि रिसर्च का टॉपिक क्या था, ये समझ गए। ये शॉर्ट, क्लियर और कीवर्ड वाला होना चाहिए, ये शॉर्ट होना चाहिए। तो पर्पस क्या? टाइटल का पर्पस क्या? स्टेट द मेन टॉपिक ऑफ द रिसर्च पेपर, यानी कि यह रिसर्च टॉपिक का रिसर्च का मेन टॉपिक बताता है। इसकी क्या फीचर है? शॉर्ट होता है, क्लियर होता है एंड स्पेसिफिक कंटेंस इंपॉर्टेंट कीवर्ड। आई होप यहाँ तक समझ गएंगे। हम बात करते हैं सेकेंड सेक्शन के बारे में, जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या है कि टू प्रोवाइड अ ब्रीफ समरी ऑफ द एंटायर रिसर्च पेपर, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट पूरे पेपर का शॉर्ट समरी होता है। लाइक बैकग्राउंड हो गया, ये सब चीज़। इसका क्या फीचर होंगे? बैकग्राउंड को कवर करता है, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें, मेथड्स को, रिजल्ट्स को एंड कंक्लूजन को फॉलो करता है। तो एब्स्ट्रैक्ट का क्या पर्पस होता है? ये हमारा सेकंड सेक्शन है, जो कि रिसर्च पेपर में हम रिसर्च पेपर को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 8 पेपर में। तो ये हमारा सेकंड सेक्शन है। सेकंड सेक्शन हमारा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है? एक ब्रीफ समरी ऑफ एंटायर रिसर्च पेपर का देता है। इसके क्या फीचर होंगे? बैकग्राउंड इसमें कवर होते हैं, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या ऑब्जेक्टिव से क्या मेथड यूज हुए हैं, रिजल्ट्स क्या है एंड कंक्लूजन शॉर्ट में इसमें डिफाइन होता है। वेरी कंसाइज होता है ये, 150 से 150 टू 250 वर्ड में समरी को तैयार किया जाता है। रिटन एट द एंड ऑफ द पेपर गिव्स रीडर ए क्विकली ओवरव्यू, यानी कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट हम जब रिपोर्ट जब हम तैयार करते हैं तब तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट हम ऊपर में लिखते हैं, बट जब हम एब्स्ट्रैक्ट को तैयार करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या? ओवरऑल समरी देना, एक ब्रीफ समरी, एक छोटा सा समरी देना एंटायर रिसर्च पेपर का। जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट को हम कब एक्वायर करते, कब हासिल करते? जब हमारा पूरा रिसर्च पेपर बन जाता है, जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं, जब हम रिसर्च डॉक्यूमेंट लिखते हैं, जब सारा रिसर्च पेपर हमारा बन जाता है, जब हम फॉर्मेटिंग, जब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, तब हम एब्स्ट्रैक्ट को हम ऊपर रखते हैं। बट जब हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो क्या होता है कि रिटन एट द एंड ऑफ द पेपर, यानी कि बाद में हम एंड ऑफ द पेपर के बाद, मतलब जब सारा कुछ हो जाता है तब एब्स्ट्रैक्ट निकाला जाता है, बट फॉर्मेटिंग के टाइम उसको हम ऊपर लिख देते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ गए। अब नेक्स्ट सेक्शन जो कि हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन में क्या होता है? इंट्रोडक्शन में टॉपिक का बैकग्राउंड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव और स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब एक्सप्लेन होता है।
तो टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, इसमें टॉपिक के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड एक्सप्लेन व्हाई द रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, इसमें ये चीज़ होती है। इसके क्या फीचर, इंट्रोडक्शन के क्या फीचर है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये देता है इंट्रोडक्शन में। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का। जब भी हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एम होता है अचीव करने का, तो वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस होती है इंट्रोडक्शन में। सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च या स्टडी क्या थी नहीं थी, ये सब सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन सेक्शन में लिखा जाता है। अब नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात करें जो कि हमारा मेथोडोलॉजी है। नेक्स्ट सेक्शन जो कि हमारा मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी का क्या पर्पस होता है भाई, तो मेथोडोलॉजी में बताया जाता है कि रिसर्च कैसे और कौन सा डिज़ाइन यूज हुआ है। मतलब रिसर्च में बताया जाता है कि रिसर्च कैसे हमने किया है और कौन सा डिज़ाइन यूज हुआ है, डाटा कैसे कलेक्ट किया है और कौन से टूल्स या सॉफ्टवेयर यूज किए हैं। तो बेसिकली मेथोडोलॉजी में ये सब चीज़ें बताई जाती है। इसकी क्या पर्पस है, टू डिस्क्राइब हाउ द रिसर्च वाज डिज़ाइन एंड कंडक्ट, कैसे डिज़ाइन तैयार हुआ, कैसे कंडक्ट हुआ, सो अदर कैन रेप्लीकेट इट, ताकि दूसरा रेप्लीकेट कर सके उस रिसर्च को। इसके क्या फीचर होंगे, इसके फीचर्स टूल टेक्नोलॉजी यूज, डाटा एनालिसिस टेक्निक इसमें यूज होते हैं, सैंपल साइज एंड सैम्पलिंग मेथड, ये सब चीज़ें फीचर्स हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं हम जो कि हमारा है रिजल्ट। रिजल्ट में क्या होता है, रिजल्ट में सिर्फ फाइंडिंग शो की जाती है, जैसे कि लाइक टेबल हो गया, चार्ट हो गया, ग्राफ्स हो गया, ये सब चीज़ें यूज होती है, बट एक्सप्लेनेशन यूज नहीं होती। ओनली फॉर रिजल्ट, जो भी फाइंडिंग, जो भी रिजल्ट होगा, जो भी रिजल्ट फाइंडिंग होती है वो रिजल्ट में लिखा जाता है। तो रिजल्ट क्या करता है, टू प्रेजेंट द एक्चुअल फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च, जो भी फाइंडिंग हुआ है रिसर्च करते टाइम, रिसर्च करने के बाद जो भी कुछ फाइंडिंग हुआ वो रिजल्ट सेक्शन में लिखा जाता है। इसके क्या फीचर है, इसके ये फीचर है कि टेबल, चार्ट एंड ग्राफ्स के फॉर्म में हम शो करते हैं, कंपैरिजन पैटर्न्स को देखते हैं, नो डिस्कशन एक्सप्लेनेशन ओनली रिजल्ट। इनमें कोई भी किसी भी टॉपिक पर मतलब कोई हम डिस्कशन करते हैं ना एक्सप्लेनेशन करते हैं, ओनली फॉर रिजल्ट इसमें हम लिखते हैं। इसके ये फीचर्स हम बता रहे हैं। समराइज ऑफ कलेक्टेड डाटा, जो भी डाटा है समराइज, उसको समराइज वे में इसमें जो भी रिजल्ट हुआ फाइंडिंग वो इसमें हम इस सेक्शन में बताते हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा कंक्लूजन है। कंक्लूजन वाले सेक्शन में हम क्या करेंगे, कंक्लूजन में मेन फाइंडिंग बताई जाती है कि लिमिटेशन और फ्यूचर रिसर्च सजेशन दिए जाते हैं, ये सब चीज़ें होती है कंक्लूजन में। पर्पस, कंक्लूजन की क्या पर्पस है कि टू समराइज द की फाइंडिंग एंड हाईलाइट देयर सिग्निफिकेंस, सॉरी गाइज, टू समराइज द की फाइंडिंग एंड द हाईलाइट देयर सिग्निफिकेंस। मतलब क्या हुआ कि कंक्लूजन में फाइंडिंग बताई जाती है, की फाइंडिंग क्या क्या फाइंड हुआ, एंड हाईलाइट देयर सिग्निफिकेंस, उसके क्या सिग्निफिकेंस थे, लिमिटेशन, फ्यूचर रिसर्च सजेशन, ये सब इसमें दिए जाते हैं। इसके क्या फीचर हो सकते हैं कि लिमिटेशन ऑफ द रिसर्च, ये सब फीचर हैं, वेदर ऑब्जेक्टिव वर अचीव्ड हुए या ना हुए, ये सब फीचर्स है। कंक्लूजन क्या फीचर है कि ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारा रिसर्च, जो भी हम जब भी आप कोई भी टॉपिक पर रिसर्च करते हो तो पहले ही ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है कि जब हम रिसर्च पेपर ये कर रहे हैं तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव है नहीं है। तो कंक्लूजन में यही डिसाइड, मतलब कंक्लूजन में यही लिखते हैं कि जो भी हमारा स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव था, एम था, हम ये चीज़ अचीव करना चाहते थे, वो हुआ या ना हुआ, ये सब कंक्लूजन में डालते हैं। मेन फाइंडिंग ऑफ द स्टडी, क्या फाइंडिंग हुआ, मेन फाइंडिंग, वो सब सारी चीज़ें लिखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं जो कि हमारा रेफरेंस है। रेफरेंस ऑलरेडी आप जानते हैं कि टू लिस्ट ऑल द सोर्सेस यूज इन द रिसर्च गिवन क्रेडिट टू ऑथर। रिसर्च रेफरेंस में क्या होता है भाई, रेफरेंस में सारे सोर्स लिस्ट होते हैं, सोर्सेज लिस्ट होते हैं, जहाँ जहाँ से आप कोई भी चीज़ यूज किए वो सारी चीज़ें इसमें लिस्ट होती है ताकि ऑथर को हम क्रेडिट दे सकें। तो लास्ट में इसलिए रेफरेंसेस यूज किया जाता है ताकि जब भी आप कोई भी रिसर्च करते हो या रिसर्च करते हो तो रेफरेंसेस में क्या लिखा जाता है। सपोज आपने कोई रिसर्च किया और आपने लिटरेचर रिव्यू पढ़ा, बट आपको उस ऑथर का वो जो पॉइंट है या कोई भी चीज़ आपको वो पसंद है और आप चाहते हैं कि उसका जो पॉइंट है हम अपने रिसर्च पेपर में लिखें, तो उसको क्रेडिट देना पड़ता है, वो एज ए रेफरेंस कहलाता है। जब भी वो उसको हम क्रेडिट अपने रिसर्च पेपर में देते हैं तो वो रेफरेंस होता है। वैसे तो साइटेशन होता है जब हम किसी भी ऑथर्स के स्टडी को हम अपने रिसर्च में लिखते हैं तो वो साइटेशन कहलाता है। बट रेफरेंसेस में क्या होता है कि टू लिस्ट ऑल द सोर्सेस यूज्ड इन द रिसर्च, यानी कौन कौन सा ऑल सोर्सेस कहाँ से जो भी हम यूज किए इन द रिसर्च गिवन क्रेडिट टू द ऑथर। इसके क्या फीचर रहेंगे भाई
कि फॉलो स्पेसिफिक साइटेशन स्टाइल, इसके रेफरेंसेस जब भी हम देते हैं, जब भी अपने रिसर्च पेपर में रेफरेंसेस लास्ट में लिखते हैं तो इसकी क्या फीचर, फॉलोस स्पेसिफिक साइटेशन स्टाइल, यूजिंग स्पेसिफिक साइटेशन स्टाइल को फॉलो करना पड़ता है, जो कि हमारा APA हो गया, ये सब चीज़ें APA हो गया, ML हो गया, ये सब साइटेशन स्टाइल है, IEEE साइटेशन स्टाइल हो गया, जो कि हम प्रीवियस वीडियो हम ऑलरेडी बताए हुए हैं। सेकेंड इसका क्या फीचर है, मैनेज यूजिंग टूल लाइक्स जोटरो और मेंडली, इस टूल से हम रेफरेंसेस को मैनेज करते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात हम करते हैं, जो कि हमारा है, ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, लास्ट सेक्शन, जो कि हमारा है लॉजिकल फ्लो एंड कंसिस्टेंसी। ये इसमें क्या होता है कि पूरे पेपर का फ्लो स्मूथ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, मेथड, रिजल्ट, कंक्लूजन सब एक दूसरे से मैच करे, इसका ये मतलब होता है कि लॉजिकल फ्लो एंड कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, टू इंश्योर दैट द इंटायर पेपर इज क्लियर होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। टॉपिक मतलब कि टू इंश्योर द इंटायर पेपर इज क्लियर, कनेक्टेड एंड इजी टू अंडरस्टेबल होना चाहिए। इसके क्या फीचर होना चाहिए भाई, स्मूथ फ्लो बिटवीन द सेक्शन होना चाहिए, क्लियर हेडिंग एंड सब हेडिंग होना चाहिए, जो भी हेडिंग हो या सब हेडिंग हो वो क्लियर होना चाहिए, एंड अलाइनमेंट बिटवीन ऑब्जेक्टिव, मेथड्स, रिजल्ट एंड कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। तो ये था हमारा ओवरऑल, जब भी हम रिसर्च पेपर करते हैं तो 8 सेक्शन में जो भी डिवाइड होते हैं, तो उन सारे सेक्शन को हम एक एक करके हम एक्सप्लेन कर दिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट रिसर्च प्रपोजल एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। अभी हम बताएं कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट एक तरह का क्या होता है भाई, एक तरह का शॉर्ट समरी होता है किसी भी रिसर्च टॉपिक का। जब भी आप कोई भी रिसर्च करते हो तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या है, ब्रीफ, यानी एक शॉर्ट समरी होता है। देन एब्स्ट्रैक्ट इज अ शॉर्ट समरी ऑफ ए रिसर्च पेपर और प्रोजेक्ट, किसी भी रिसर्च पेपर या प्रोजेक्ट का शॉर्ट समरी होता है। इट गिव्स अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द पर्पस, मेथड, रिजल्ट एंड कंक्लूजन इन 150 to 250 वर्ड्स में देता है। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली क्या करता है भाई, शॉर्ट समरी होता है जिसमें 150 से 250 वर्ड्स में पूरा पेपर का ओवरव्यू दिया जाता है। यानी कि अब आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़कर ही समझ जाओगे रिसर्च का पर्पस क्या था भाई, कौन सी मेथड यूज हुई है, क्या रिजल्ट आया और फाइनल कंक्लूजन क्या था। ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट में होती है। समझ गए कि एब्स्ट्रैक्ट इज अ शॉर्ट समरी ऑफ रिसर्च पेपर ऑफ प्रोजेक्ट। इट गिव्स अ क्विक ओवरव्यू देता है ऑफ द पर्पस, क्या था पर्पस, क्या मेथड हमने यूज किया, क्या रिजल्ट आया, एंड कंक्लूजन इन इतने वर्ड में हम शॉर्ट समरी की तरह हम एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट। क्या बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर की, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट 5 पार्ट्स में लिखा जाता है। जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है भाई, ये पहले बताओ। स्ट्रक्चर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या पॉइंट्स लिखना है और किस ऑर्डर में लिखना है, वो स्ट्रक्चर का मतलब। स्ट्रक्चर मतलब क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या पॉइंट्स लिखना है और किस ऑर्डर में लिखना है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट। चलिए क्या होता है, क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, किस ऑर्डर में लिखना चाहिए मुझे एब्स्ट्रैक्ट। तो आप देख सकते हैं, पहला हम बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे उसमें कि सबसे पहले शॉर्ट में बताओ कि प्रॉब्लम क्या थी भाई, ये रिसर्च किस टॉपिक से रिलेटेड है। सेकंड हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। ये सब एब्स्ट्रैक्ट में हम बात कर रहे हैं। पहले तो हम बैकग्राउंड के बारे में कि क्या थी प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें। और फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, व्हाट वाज द एम ऑफ द रिसर्च, इस रिसर्च का क्या एम है या नहीं है, तो सारी चीज़ें हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। पहले हम बैकग्राउंड के बारे में लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखेंगे, फिर हम किसके बारे में लिखेंगे, मेथड्स के बारे में,
नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट। जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो पहले हम बैकग्राउंड के बारे में लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखते हैं, फिर मेथड्स के बारे में लिखते हैं, कौन कौन सा मेथड यूज हुआ जब हम रिसर्च पेपर को बनाए हैं या कंडक्ट किए हैं, क्या क्या रिजल्ट आया, और कंक्लूजन लास्ट में लिखते हैं। इसका जो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ना 150 to 250 वर्ड में लिखा जाता है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है और स्ट्रक्चर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, कि जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो तो क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है, पहले क्या इंक्लूड होती है, इसके बाद क्या देना है क्या नहीं देना है, वो सारी चीज़ें। पहले क्या देना है, बैकग्राउंड देना है, फिर ऑब्जेक्टिव देना है, ऑब्जेक्टिव लिखना है उसी रिसर्च पेपर क्या ऑब्जेक्टिव थी, फिर मेथड्स कौन कौन आपने मेथड यूज किया, रिजल्ट्स, फिर कंक्लूजन। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल के बारे में। सो गाइज अब हम बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल के बारे में। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल इज एन फॉर्मल डॉक्यूमेंट और प्लान बोल सकते हो, प्रिपेयर्ड बिफोर स्टार्टिंग द रिसर्च। ये क्या है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बोल सकते हो या प्लान बोल सकते हो जब भी आप प्रिपेयर्ड बिफोर स्टार्टिंग द रिसर्च। समझ गए होंगे किसे, एक ऐसा प्लान बोल सकते हैं या डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं जब भी आप कोई भी रिसर्च पेपर करते हो तो इससे पहले जो भी प्लान या डॉक्यूमेंट तैयार होता है वो रिसर्च प्रपोजल कहलाता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए रिसर्च प्रपोजल का मतलब कि रिसर्च प्रपोजल में पहले क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो सारी चीज़ें। पहले मुझे टाइटल लिखना है, फिर क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, क्या लिखना है, टाइटल, रिसर्च का क्या मेन टाइटल मतलब टॉपिक क्या है नहीं है, फिर मुझे लिखना है इंट्रोडक्शन, टॉपिक का शॉर्ट बैकग्राउंड, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना है कि यहाँ क्लियरली लिखते हैं कि एग्जैक्ट कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो, फिर ऑब्जेक्टिव हम लिखते हैं कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, आप यहाँ आप बताते हो कि रिसर्च का गोल क्या है, आप किस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना चाहते हो और क्या चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं। हाइपोथेसिस अगर नीडेड अगर ज़रूरी हो तो हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है भाई कि आप क्या एग्जैक्ट कर रहे हो, आपका टेस्टेबल अजम्पशन क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखा जाता है। फिर हम लिखते हैं मेथोडोलॉजी, कौन कौन सा मेथड आपने यूज किया है नहीं किया है, फिर आप बात करते हैं ये सारी चीज़ें मेथोडोलॉजी में। फिर हम टाइमलाइन की बात करते हैं। टाइमलाइन क्या होता है भाई, रिसर्च को कितने फेजेस में कंप्लीट करोगे, इसके लिए गैन चार्ट यूज किया जाता है, वो सारी चीज़ें टाइमलाइन। पहले स्ट्रक्चर ऑफ ए रिसर्च प्रपोजल में क्या लिखते हैं, पहले टाइटल लिखते हैं, फिर इंट्रोडक्शन लिखते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस इफ एप्लीकेबल, फिर मेथोडोलॉजी, टाइमलाइन, फिर एक्सपेक्टेड आउटकम्स। एक्सपेक्टेड आउटकम मतलब क्या कि यहाँ इसमें आप बताते हो कि एक्सपेक्टेड आउटकम्स में बताते हो कि आपका जो भी रिसर्च, आपको रिसर्च से क्या रिजल्ट मिल सकता है, ये प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या होगा, ये प्रोजेक्ट का क्या एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड आउटकम्स में। फिर बजट एंड रिसोर्सेज के बारे में बात करते हो कि रिसर्च में कितना कॉस्ट लगेगा या कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें। फिर रेफरेंस डालेंगे कि प्रपोजल में जो भी रिसोर्सेज या साइटेशन यूज किया है उनकी लिस्ट। तो आप समझ गए कि स्ट्रक्चर पर रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। और रिसर्च प्रपोजल क्या होता है कि जब भी आप रिसर्च को कंडक्ट करते हो उससे पहले वाला प्लानिंग या फॉर्मल डॉक्यूमेंट आप बोल सकते हो। उस प्लान को लिखने के लिए, फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम कौन कौन सा पहले हम सेक्शन लिखेंगे, पहले हम तो टाइटल लिखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड लिखेंगे उसके बारे में, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, ऑब्जेक्टिव क्या थी, हाइपोथेसिस अगर एप्लीकेबल है तो वो लिखो, फिर मेथड कौन से मेथड आपने यूज किया, फिर टाइमलाइन, फिर एक्सपेक्टेड आउटकम्स लिखो, फिर बजट रिसोर्सेज लिखो, फिर रेफरेंसेस लिखो। इसकी जो लेंथ होती है वो 5 to 15 पेजेस में होती है। आप इतना पेज में आप रिसर्च प्रपोजल को आप लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। गाइस प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है भाई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद लिखा जाता है। इसमें पूरा प्रोजेक्ट शुरू से लेकर एंड तक एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे प्लान किया, कैसे इंप्लीमेंट किया और क्या रिजल्ट मिला और फ्यूचर में क्या इंप्रूव हो सकता है, ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ कंप्लीट और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है रिटन आफ्टर फिनिशिंग द प्रोजेक्ट। जब आपका प्रोजेक्ट फिनिश हो जाता है, बन जाता है, तब ये डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, वो भी कंप्लीट, क्या आपने क्या यूज किया, क्या मिला नहीं मिला, अभी हम बताएं। इट कंटेन्स द फुल प्रोसेस, रिजल्ट्स एंड फाइनल कंक्लूजन। स्ट्रक्चर ऑफ ए रिजल्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। जब भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखो, फाइनल फिनिशिंग द प्रोजेक्ट, जब भी आपका कोई भी रिसर्च पेपर या प्रोजेक्ट बन जाता है, तब जब आप लिखते हो
एक डिटेल डॉक्यूमेंट आप जब बनाते हो यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, पहले क्या इंक्लूड होने चाहिए, फिर क्या इंक्लूड होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए। तो पहले तो होना चाहिए कि कवर पेज एज एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, प्रोजेक्ट का टाइटल, ऑथर नेम, गाइड नेम, कॉलेज डिटेल्स प्लस एक्नॉलेजमेंट जिसमें आप उन लोगों को थैंक्स करते हो जिन्होंने प्रोजेक्ट में हेल्प किए, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती है। फिर एब्स्ट्रैक्ट, अब ये बताया कि एब्स्ट्रैक्ट ओवरऑल समरी, एक छोटा सा समरी हम 150 to 250 वर्ड्स में हम लिखते हैं समरी एब्स्ट्रैक्ट। फिर टेबल ऑफ कंटेंट डालते हैं, जब भी आप रिपोर्ट बनाते हो फाइनल रिपोर्ट, तो इसमें ये सब सारी चीज़ें पहले हम कवर पेज एक्नॉलेजमेंट इंक्लूड करते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट, फिर हम टेबल ऑफ कंटेंट यूज करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या चीज़, इसमें सारे चैप्टर का लिस्ट और पेज नंबर होते हैं। फिर हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड, स्कोप, ऑब्जेक्ट क्या था नहीं था, ये सारी चीज़ें। फिर हम लिटरेचर रिव्यू डालते हैं। लिटरेचर रिव्यू में इस सेक्शन में आप बताते हो कि किस टॉपिक पर पहले से क्या रिसर्च हो चुकी है, एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है और उन्हें क्या लिमिटेशन है, ये सारी चीज़ें इसमें आप बताते हो। अब फिर मेथोडोलॉजी लिखते हो आप, इसे ये पार्ट एक्सप्लेन करता है कि प्रोजेक्ट कैसे बना है, कौन कौन सा टूल्स आपने यूज किया है, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुई है इस प्रोजेक्ट में, सिस्टम आर्किटेक्चर, फ्लोचार्ट डायग्राम, ये सारी चीज़ें इसमें आप बताते हो। फिर इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं, इसमें आप प्रोजेक्ट का एक्चुअल डेवलपमेंट स्टेप एक्सप्लेन करते हो, लाइक मॉड्यूल्स, फीचर, स्क्रीनशॉट, कोड, ये सारी चीज़ें, ताकि रीडर समझ सके कि प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। तो इम्प्लीमेंटेशन में ये सारी चीज़ें हम डालते हैं। फिर रिजल्ट और टेस्टिंग, यहाँ आप टेस्टिंग, आउटपुट, रिजल्ट, ग्राफ, एक्यूरेसी, ये परफॉर्मेंस एनालिसिस शो करवा दोगे यहाँ पे, सॉरी रिजल्ट टेस्टिंग में। फिर आता है कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क के बारे में हम लिखेंगे। कंक्लूजन में प्रोजेक्ट का फाइनल रिजल्ट समराइज किया जाता है। फ्यूचर वर्क में बताते हो कि प्रोजेक्ट का आगे कैसे इम्प्रूव या एक्सपेंड किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखते हो। फिर रेफरेंस की बात करते हैं, फिर रेफरेंस लास्ट में लिखते हैं। जो भी बुक्स, पेपर, वेबसाइट यूज किया सबको प्रॉपर साइटेशन एक्स्ट्रा लाइक APA IEEE में लिस्ट किया जाता है रेफरेंसेस में। अपेंडिसेस में एक्स्ट्रा मटेरियल लाइक कोड, अपेंडिसेस में क्या होता है कि एक्स्ट्रा मटेरियल जैसे कि फुल कोड हो गया, मैनुअल्स हो गया, डाटा शीट, एक्स्ट्रा स्क्रीनशॉट, सब अपेंडिक्स में ऐड किया जाता है, ये सारी चीज़ें। इसका जो लेंथ होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का लेंथ 20 to 100 प्लस पेजेस, डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी को डिपेंड करता है कितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से आप पेज 20 to 100 प्लस पेज में आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो जब आप रिपोर्ट बनाओगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप रिपोर्ट बनाओगे फाइनल रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, तब आपका रिपोर्ट वैलिड माना जाएगा। सॉरी लेंथ आपको दिखाई नहीं दिया, यहाँ आप लेंथ आप देख सकते हो। अब हम बात करते पीयर रिव्यू प्रोसेस के बारे में। पीयर रिव्यू क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आपके रिसर्च पेपर को एक्सपर्ट या रिव्यूअर्स को चेक करते हैं ताकि ये कंफर्म हो सके कि पेपर हाई क्वालिटी, करेक्ट और ट्रस्टवर्दी है। अगर सिंपल शब्दों में बात करें, पीयर रिव्यू का मतलब क्या होता है कि एक्सपर्ट का चेकिंग सिस्टम आप ऐसे बोल सकते हो। ये इंश्योर करता है कि सिर्फ अच्छी रिसर्च ही पब्लिश हो। तो आई होप समझ गए। अब हम बात करते हैं पीयर रिव्यू प्रोसेस के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो पीयर रिव्यू प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि रिसर्च पेपर पब्लिश होने से पहले का फुल चेकिंग प्रोसेस क्या है, नहीं है, जो भी हो। द पीयर रिव्यू प्रोसेस इज ए सिस्टम, एक तरह का सिस्टम है इन विच एक्सपर्ट इन द सेम फील्ड इवेल्यूएट द रिसर्च पेपर बिफोर इज पब्लिश्ड। पीयर रिव्यू प्रोसेस में जब हम कोई भी कोई भी रिसर्च पेपर को आप पब्लिश कराना चाहते हो, तो कौन कौन सा प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, या रिसर्च पेपर को कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, लास्ट में जाके वो पब्लिश होता है। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पहले क्या होता है, पहले कहाँ जाता है रिसर्च पेपर, नहीं जाता है वो कैसे से क्या होता है। अब पीयर रिव्यू प्रोसेस में क्या होता है कि द पीयर रिव्यू प्रोसेस इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम इन विच एक्सपर्ट, जो भी उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, जैसे कि कोई AI से रिलेटेड रिसर्च पेपर बनाए और उसको पब्लिश कराना चाहता है, तो जो भी देखेगा, रिव्यू करेगा, यानी पीयर रिव्यू होगा, वो उसी फील्ड का होना चाहिए, तभी तो वो 100% सही है या नहीं गलत है वो बता पाएगा। द पीयर रिव्यू प्रोसीजर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम इन विच एक्सपर्ट इन द सेम फील्ड इवेल्यूएट अ रिसर्च पेपर बिफोर इट पब्लिश होने से पहले वो इवेल्यूएट करता है कि क्वालिटी क्या है, ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, वो सारी चीज़ें, कंटेंट कैसा नहीं है, वो सारी चीज़। इट चेक्स द क्वालिटी, एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च।
पीयर रिव्यू यूजुअली हैपेंस इन 5 to 6 स्टेप। क्या होता है कि पीयर रिव्यू जो होता है, पीयर रिव्यू यूजुअली हैपेंस इन 5 to 6 स्टेप में होता है, जो कि पहले हम सबमिशन करते हैं, फिर एडिटर स्क्रीनिंग होता है, फिर रिव्यूअर असाइनमेंट होता है, फिर रिव्यू एंड रिकमेंडेशन होता है, डिसीजन एंड रिवीजन होता है, फिर फाइंड डिसीजन होता है, लास्ट में डिसीजन होता है। पहले सबमिशन होता है। जब भी आप कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश कराना चाहते हो तो पब्लिश ऐसे नहीं हो जाता, पहले आप कहीं भी सबमिशन करोगे किसी भी साइट पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो हम देखते हैं कि कैसे हमारा रिसर्च पेपर, फुल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमारा रिसर्च पेपर पब्लिश होगा। तो चलिए हम जान लेते हैं, पहले सबमिशन की बात करते हैं कि सबमिशन में क्या, द ऑथर्स अपलोड देयर पेपर टू द जर्नल। जो भी ऑथर्स होते हैं, हम और आप, जैसे कि हम बनाए रिसर्च पेपर तो हम ऑथर्स हो गए। तो ऑथर पहले क्या करता है कि कोई भी जर्नल में अपने रिसर्च पेपर को, अपने पेपर्स को जर्नल में अपलोड करता है। द एडिटर चेक फॉर्मेटिंग, ओरिजिनलिटी एंड स्कोप, वो चेक करता है। अब बात करते हैं एडिटर क्या होता है भाई। सबमिशन में क्या होता है, ऑथर अपना पेपर जर्नल में अपलोड करता है, एडिटर चेक करता है कि फॉर्मेटिंग, ओरिजिनलिटी, टॉपिक मैच, ये सारी चीज़ें। अब आपको अगर समझ में नहीं आया कि एडिटर क्या होता है भाई, एडिटर आप ऐसे समझ सकते हो कि एडिटर रिसर्च जर्नल का वो पर्सन होता है जो पेपर को पहली बार चेक करता है, ये डिसाइड करता है कि पेपर रिव्यू के लिए भेजना है या रिजेक्ट करना है, रिव्यूअर्स को असाइन करता है, ये सारी चीज़ें। अगर आप सिंपल शब्दों में आप बात करो एडिटर का मतलब क्या होता है कि, तो आप ऐसे समझ सकते हो ये जर्नल का गेट कीपर प्लस डिसीजन मेकर, यानी कि ये एडिटर है। जब भी कोई भी आप सबमिट करते हो किसी भी जर्नल में, तो सपोज ये आपका गेट कीपर, ये एडिटर है, और यहाँ आपका एक्सपर्ट बैठा हुआ है। जो भी आप रिसर्च पेपर यहाँ से भेजोगे तो ये पहले ये जो जर्नल है, यहाँ पे जर्नल जो है, यहाँ तो जर्नल पे तो आप सबमिट कर दियो, और जो एडिटर है वो डिसाइड करेगा कि मुझे आगे भेजना है या नहीं भेजना है। तो द एडिटर चेक फॉर्मेटिंग, ओरिजिनलिटी एंड स्कोप। अगर एडिटर को लगेगा कि फॉर्मेट सही है, ओरिजिनल है, तब ये एक्सपर्ट को आगे वो भेजेगा, नहीं तो यहीं से आपको रिजेक्ट कर देगा। तो सबमिशन प्रोसेस में ये सारी चीज़ें होती है। अगर आपका जब भी आप सबमिट करते हो जर्नल पे, तो अगर फॉर्मेटिंग है सब कुछ सही रहा तो फिर ये आगे प्रोसेस करता है, अदरवाइज ये यहीं से रिजेक्ट कर देता है। सेकेंड जो भी प्रोसेस है वो हमारा एडिटिंग स्क्रीनिंग का होता है, एडिटर स्क्रीनिंग का होता है। एडिटर स्क्रीनिंग में एडिटर जो भी डिसाइड करता है कि वेदर द पेपर शुड बी सेंड फॉर रिव्यू और रिजेक्ट इट डायरेक्टली। तो इसमें क्या होता है कि एडिटर डिसाइड करता है कि पेपर रिव्यू के लिए भेजना है या डायरेक्ट रिजेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें इसमें होता है। सबमिशन में क्या होता है कि द एडिटर फॉर्मेटिंग ये सब चेक करता है, ओनली फॉर ये चेक करता है, बट अभी रिजेक्ट नहीं करता है, ये ओनली फॉर चेक करता है कि फॉर्मेटिंग सारा कुछ सही है या नहीं है जब आप अपलोड करते हैं। अब सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है कि एडिटर स्क्रीनिंग में क्या होता है कि अब जब फॉर्मेटिंग आपका सही रहा या गलत रहा जो भी, तो इसमें एडिटर डिसाइड करता है, जो भी गेट कीपर या डिसीजन मेकिंग वाला हो, जो डिसीजन लेता है, वो डिसाइड करता है कि जो भी आपका पेपर है, जब भी आप जर्नल पे आप सबमिट, जो भी जर्नल पे आप सबमिट किए हो, तो उसमें एडिटर क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि पेपर को सेंड किया जाए या नहीं किया जाए रिव्यू के लिए फॉर एक्सपर्ट के पास। तो यहीं से वो अगर उसको फॉर्मेटिंग सारा कुछ सही लगा तो वो आगे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देगा। सेकेंड प्रोसेस आता है कि रिव्यूअर असाइनमेंट। रिव्यूअर असाइनमेंट में क्या होता है कि एडिटर पेपर को 2-3 एक्सपर्ट के पास भेजता है रिव्यू के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें होता है कि द एडिटर सेंड द पेपर टू 2-3 एक्सपर्ट फॉर रिव्यू, दैट इज द पेपर इज गिवन टू एक्सपर्ट फॉर चेकिंग। यानी कि इसमें जब आपका सारा कुछ सही रहा फॉर्मेटिंग, तब नेक्स्ट स्टेप क्या करता है, जो भी एडिटर होता है वो 2-3 एक्सपर्ट के पास भेजता है चेकिंग के लिए, सब सारा कुछ चेकिंग के लिए कि कंटेंट सही है या नहीं है, ये सारी चीज़ें प्लेगिंग में है या नहीं, जो कुछ भी है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है कि रिव्यू एंड रिकमेंडेशन की बात आती है। रिव्यू एंड रिकमेंडेशन में क्या होता है कि रिव्यूअर चेक करता है कि रिसर्च की क्वालिटी चेक करता है, मेथड सही है या नहीं, रिजल्ट वैलिड है या नहीं, राइटिंग क्लियर है या नहीं। फिर रिव्यूअर डिसीजन लेता है कि मुझे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, या माइनर रिवीजन करना है या मेजर रिवीजन करना है। तो रिव्यू रिकमेंडेशन में क्या होता है भाई कि द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च पेपर वेदर द मेथड इज करेक्ट। सॉरी, रिव्यूअर क्या चेक करता है भाई,
इस प्रोसेस में रिव्यूअर के जब आप जो भी कोई भी एडिटर है, सपोज यहाँ आप देखिए थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, द एडिटर सेंड पेपर, जब सारा कुछ सही होगा तब जो भी एडिटर होगा, गेट कीपर होगा, वो 2-3 एक्सपर्ट के पास भेज देता है चेकिंग के लिए, एक्सपर्ट चेकिंग के लिए, जो इस फील्ड में माहिर हो, एक्सपर्ट हो। जब भेज दिया तब फोर्थ प्रोसेस क्या होता है, रिव्यू एंड रिकमेंडेशन का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि तो रिव्यूअर क्या चेक करता है, जो भी एक्सपर्ट होता है वो रिसर्च की क्वालिटी को चेक करता है, ये चेक करते वेदर द मेथड इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ये सारी चीज़ मेथड करेक्ट है या नहीं है, वेदर द रिजल्ट इज वैलिड, जो भी रिजल्ट आपने वो रिसर्च पेपर में लगाया होगा वो वैलिड है या नहीं, ये सारी चीज़ें करता है। वेदर द राइटिंग इज क्लियर, राइटिंग क्लियर है या नहीं। देन रिव्यूअर डिसाइड करता है, जब सारा कुछ देख लेता है तब रिव्यूअर डिसाइड करता है कि मुझे पेपर को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, या माइनर रिविजन करना है या मेजर। माइनर और मेजर रिविजन का मतलब क्या है कि वो बताता है कि रिव्यूअर जो फीडबैक देता है लास्ट में, तो बताता है कि आपको माइनर चेंज करना है या मेजर चेंज करना है उसमें, तब आपका रिजल्ट पेपर पब्लिश हो जाएगा। ये चीज़ बाद में फीडबैक बताता है, बट ये सारी चीज़ें देन रिव्यूअर डिसाइड करता है। लास्ट प्रोसेस क्या होता है, रिवीजन एंड डिसीजन का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि एडिटर फाइनल डिसीजन देता है कि मुझे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। लास्ट प्रोसेस में क्या होता है कि रिवीजन एंड डिसीजन में क्या होगा, एडिटर रिव्यूज कमेंट। जब एडिटर जो भी होता है, ये सारी पहले प्रीवियस स्टेप में हमने क्या देखा कि ये सारी चीज़ें जो भी रिव्यूअर चेक करता है, ये सारी चीज़ें। फोर्थ प्रोसेस क्या था हमारा कि रिव्यूअर एंड रिकमेंडेशन में क्या होता है कि क्वालिटी सब कुछ चेक करने के बावजूद बाद रिव्यूअर जो भी एक्सपर्ट होता है वो डिसाइड करता है कि मुझे एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, या कुछ इसमें माइनर चेंज ऑथर से मुझे करवाना है या मेजर चेंज करवाना है। नेक्स्ट प्रोसेस जब ये सारी चीज़ें होती है, तो ये सारी चीज़ें फीडबैक किसको देता है भाई, एडिटर को देता है, ना कि ऑथर को देता है। किसको देता है, एडिटर को देता है। अब लास्ट प्रोसेस हम बताते हैं। लास्ट प्रोसेस हमारा क्या है, रिवीजन एंड डिसीजन का प्रोसेस है। एडिटर जो भी एडिटर होता है वो रिव्यूज कमेंट, जो भी रिव्यूज कमेंट मतलब जो भी एक्सपर्ट ने कमेंट किए रहते हैं उस पेपर पर कि क्या करना नहीं करना, एक्सेप्ट करना या नहीं करना है, तो वो सारी चीज़ें क्या करता है, सेंड फीडबैक टू द ऑथर। ऑथर को सारा चीज़ फीडबैक दे देता है एज ए कमेंट के रूप में। ऑथर रिव्यूज द पेपर एंड रीसबमिट। ऑथर क्या करता है फिर, रिव्यूज द पेपर देखता है एंड रीसबमिट करता है, जैसे कमेंट जैसा फीडबैक आया। अगर फीडबैक आया हो कि आपको कुछ माइनर चेंज करना है, मेजर करना है या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें फीडबैक आ जाता है, तो ऑथर क्या करता है कि ऑथर रिव्यू द पेपर, फिर वो पेपर को देखता है क्या करना है नहीं करना है, फिर और जाके फिर सब कुछ ठीक कर लेता है जैसे अकॉर्डिंग टू फीडबैक। इसके बाद फिर रीसबमिट करता है उस जर्नल पे। दिस साइकिल में रिपीट अंटिल द क्वालिटी इज सेटिस्फैक्टरी, यानी कि यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक उसका रिसर्च पेपर जो भी हो, जो भी एक्सपर्ट हो, वही जो वैलिड न घोषित कर दे कि से आपका सारा कुछ सही है। अब बात करते हैं फाइनल डिसीजन के बारे में, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है, फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन में क्या होता है, फाइनल डिसीजन में एडिटर फाइनल डिसीजन देता है कि एक्सेप्ट और रिजल्ट, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। जब भी इस प्रोसेस में आपने क्या देखा कि एडिटर जो भी है वो फीडबैक दिया किसको, ऑथर को फीडबैक दिया। जैसे ही अकॉर्डिंग टू फीडबैक ऑथर ने उसको चेंज किया, जो भी जिस अकॉर्डिंग फीडबैक है उस अकॉर्डिंग चेंज करके फिर वो रीसबमिट कर दे उसी जर्नल पे। अब लास्ट में फाइनल डिसीजन लेता है कि द एडिटर हैज़ गिवन टू द फाइनल डिसीजन कि पेपर इज आइदर एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन और रिजेक्टेड। लास्ट में फाइनल एडिटर लेता है कि आपका पेपर जब सारा कुछ कर देता है तब फिर एडिटर डिसीजन लेता है कि आपका जो भी पेपर है एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए फॉर पब्लिकेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पीयर रिव्यू के बारे में। क्या बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ पीयर रिव्यू के बारे में कि पीयर रिव्यू कितने टाइप्स के होते हैं भाई, सिंगल ब्लाइंड रिव्यू, डबल ब्लाइंड रिव्यू एंड ओपन रिव्यू। अब बात करते हैं, नाम से ही पता चलता है कि सिंगल ब्लाइंड रिव्यू का मतलब क्या, किसी एक आदमी जानता है, यानी कि सिंगल ब्लाइंड रिव्यू। चलिए इसके बारे में चलिए हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सिंगल ब्लाइंड रिव्यू का क्या मतलब हुआ कि द रिव्यूअर नो द आइडेंटिटी ऑफ द ऑथर्स बट ऑथर डू नॉट नो द आइडेंटिटी ऑफ द रिव्यूअर। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें रिव्यूअर ऑथर को तो जानता है, लेकिन ऑथर जो भी ऑथर हम और आप जो भी रिसर्च पेपर लिखता है उसको वो नहीं पता है कि कौन सा एक्सपर्ट चेक कर रहा है। तो इसका क्या मतलब कि इसमें रिव्यूअर जो भी एक्सपर्ट हो
वो ऑथर को तो जानता है लेकिन ऑथर रिव्यूअर यानी कि एक्सपर्ट को नहीं जानता है। तो ये सारी चीज़ें सिंगल ब्लाइंड में थी कि द रिव्यूअर नो द आइडेंटिटी ऑफ द ऑथर, यानी कि जो भी रिव्यूअर होगा या एक्सपर्ट आइडेंटिटी ऑफ द ऑथर, वो तो ऑथर की आइडेंटिटी को जानता है, वो जानता है कि कौन सा ऑथर है नहीं है, बट ऑथर डू नॉट नो द आइडेंटिटी ऑफ द रिव्यूअर। इसका ये मतलब, इसके क्या एडवांटेज होंगे? जब एक आदमी जब एक्सपर्ट जानता है ऑथर्स के बारे में बट ऑथर्स नहीं जानता है एक्सपर्ट के बारे में, तो इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं? रिव्यूअर्स कैन प्रोवाइड ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड फीडबैक विदाउट फियर। हो सकता है एडवांटेज क्या होगा? सपोज हम जानते हैं, हम सपोज टीचर है, आप स्टूडेंट है, फाइनल रिजल्ट हम बना रहे हैं, तो हम जानते हैं कि आप ये आदमी हो या ये लड़का, हम आपको जानते हैं, बट आप नहीं जानते हो कि किसी हमारा ही टीचर वहाँ पे चेक कर रहा है। अगर होता है ना कि हम भी आपको जानते हैं, आप भी हमको जानते हैं, अगर हम सपोज आप भी जानते हैं कि इसे हमारा ही टीचर वहाँ पे चेक कर रहा है और हम भी जानते हैं कि ये तो हमारा ही स्टूडेंट है, उसमें क्या हुआ कि हम कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोचेंगे कि इसे यार अगर ये चीज़ दे देंगे तो मतलब थोड़ा कहीं ना फ्रेंडशिप ख़राब हो जाए या ये सब सारी चीज़ें खराब हो जाता है। बट जब सिंगल ब्रांड में क्या होगा कि रिव्यूअर कैन प्रोवाइड ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड फीडबैक विदाउट फीयर, बिना डर के वो आराम से ऑनेस्टली फीडबैक दे सकता है, अनबायस्ड। इसके क्या डिसएडवांटेज होंगे? पॉसिबिलिटी ऑफ रिव्यूअर बायस, रिव्यूअर में जज बेस्ड ऑन द ऑथर्स रेपुटेशन के बेसिस पे जज कर सकता है जो भी एक्सपर्ट होगा। ये इसके क्या ये डिसएडवांटेज है कि रिव्यूअर या उसको ऑथर या पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड पे भी थोड़ा दे सकता है क्रेडिट। ये सारी चीज़ें थी पब्लिशिंग के समय में। तो डिसएडवांटेज क्या थी कि पॉसिबिलिटी ऑफ रिव्यूअर बायस, थोड़ा बायस हो सकता है। सपोज हम तो जानते हैं आपको, बट हमारा सपोज कहीं लगा कि नहीं यार वो तो अच्छा आदमी है, मेरा फ्रेंड्स है, तो उसको हमको अच्छा फीडबैक देना है या सब कुछ अच्छा देना है, तो पॉसिबिलिटी है कि रिव्यूअर बायस हो जाए। सेकेंड क्या पॉसिबिलिटी है? ये हम डिसएडवांटेज में बात कर रहे हैं कि रिव्यूअर में जज बेस्ड ऑन द ऑथर्स रेपुटेशन। हो सकता है कि मेरे जान पहचान को वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट वो जो सबमिट किया हुए पेपर वो कहीं अच्छा ना हो, और जो पहले वो कर चुका वो बहुत अच्छा था। होता है ना कि आप 100 रिसर्च पेपर को अच्छे से कंटेंट के साथ आप दे रहे हो, क्वालिटी के साथ, बट एक ऐसा आया तो जो भी एक्सपर्ट हो वो आप पे विश्वास कर लेगा कि यार सही होगा, इस बार भी सही होगा, तो वो उस पर भी गलत जजमेंट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी डिसएडवांटेज में। अब नेक्स्ट बात करते हैं डबल ब्लाइंडेड रिव्यू के बारे में। गाइस अब हम बात करते हैं ब्लाइंड रिव्यू के बारे में। डबल ब्लाइंड रिव्यू का मतलब क्या है कि इसमें ना रिव्यूअर ऑथर को जानता है ना ऑथर रिव्यूअर को जानता है। बस इतना समझो कि ना हम आपको जानते हैं ना आप मुझे जानते हैं, ना एक्सपर्ट ऑथर को जानता है ना ऑथर एक्सपर्ट को जानता है। नाइदर द ऑथर नॉर द रिव्यूअर नो ईच अदर्स आइडेंटिटीज। इसके क्या एडवांटेज? जब हम नहीं जानते हैं और आप मुझे नहीं जानते तो इसके क्या एडवांटेज होंगे कि बायस इज ऑलमोस्ट रिज्यूअर बिकॉज आइडेंटिटी इज ही देन, ना हम आपको जानते हैं ना आप हमको जानते, तो इसमें क्या होगा? बायस होने की संभावना 0 होगी, यानी कि गलत जज या रिजल्ट दे ही नहीं सकता है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द जेंडर, कंट्री, etc। ऑब्वियसली से बात है, जब हम नहीं जानते हैं और आप नहीं जानते, मुझे क्या पता कि इसे किसने दिया मुझे रिव्यू के लिए या नहीं दिया, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी जेंडर या कंट्री के बेसिस पे, होता है ना किसे। तो ये सारी चीज़ें। इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं कि डिफिकल्टी टू कंप्लीटली हाइड द ऑथर आइडेंटिटी स्पेशली इन स्मॉल रिसर्च फील्ड, यानी कि कंप्लीटली डिफिकल्ट टू कंप्लीटली हाइड द ऑथर्स आइडेंटिटी स्पेशली इन स्मॉल रिसर्च फील्ड। राइटिंग स्टाइल और स्पेसिफिक टॉपिक्स में स्टिल रिवील द ऑथर्स आइडेंटिटी। जब डबल ब्लाइंडेड रिव्यू में क्या होता है कि इसके क्या डिसएडवांटेज होता है ना कि अगर छोटा सा कोई स्पेशली इन स्मॉल रिसर्च फील्ड में क्या होगा कि जब बार बार ऑथर ऑथर समझ गया कि मतलब इस फील्ड का वही बंदा मतलब भेज सकता है मेरे पास, तो उसमें भी बायसनेस हो सकती है थोड़ा बहुत। तो ये सारी चीज़ें थी डिसएडवांटेज में कि राइटिंग स्टाइल और स्पेसिफिक टॉपिक में स्टिल रिवील द ऑथर इनडायरेक्टली। अब बात करते हैं ओपन रिव्यू के बारे में। ओपन रिव्यू का मतलब क्या होगा कि हम भी जानते हैं और आप भी मुझे जानते हैं, एक्सपर्ट भी ऑथर को जानता है और ऑथर भी एक्सपर्ट को जानता है कि बोथ ऑथर्स एंड रिव्यूअर्स नो ईच अदर आइडेंटिटीज। इसके क्या एडवांटेज होंगे कि रिड्यूस चांस ऑफ हिडन बायस, देयर इज ट्रांसपेरेंसी थ्रू द प्रोसेस। इसके क्या डिसएडवांटेज कि रिव्यूअर्स में हेजिटेट टू गिव क्रिटिकल कमेंट्स। इसकी क्या डिसएडवांटेज? हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, जब आप रिसर्च पेपर को सबमिट करोगे
तो जो भी रिव्यूअर होगा वो थोड़ा मतलब हेजिटेट होगा कि जैसे हम सपोज आप मेरे अच्छे मित्र हैं और हम आपके रिसर्च पेपर को चेक कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि आपका रिसर्च पेपर का फॉर्मेटिंग ये वो गलत है, तो बट हम देने से डरेंगे कि क्योंकि हमारा फ्रेंडशिप ना ख़राब हो जाए, ये ना हो जाए, वो हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए, ये सारी चीज़ें हेजिटेट करती है क्रिटिकल कमेंट करने में। जूनियर रिव्यू में फील प्रेशर व्हेन रिव्यू सीनियर ऑथर्स, रिस्क पर्सनल और प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें थी। अब गाइस हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीयर रिव्यू इन रिसर्च के बारे में। पीयर रिव्यू ये इसेंशियल है, ये ज़रूरी है, इसेंशियल है टू इंश्योर दैट, ये इंश्योर करता है कि रिसर्च इज एक्यूरेट और रिलायबल एंड वैल्यूएबल। इट मेंटेन द ओवरऑल क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ एकेडमिक पब्लिकेशन, इसलिए ये ज़रूरी है। क्यों जरूरी है, इसके कुछ पॉइंट है, इस कारण से भी ये जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इंश्योर रिसर्च क्वालिटी, यह क्वालिटी को इंश्योर करते हैं कि आपका क्वालिटी अच्छा है या नहीं है। पीयर रिव्यू करने का तो यही फायदा है ना कि ये सब इम्पोर्टेंस की बात बता रहे हैं कि पीयर रिव्यू करना क्यों इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है भाई, क्यों एसेंशियल है। ये इंश्योर क्वालिटी, पीयर रिव्यू इंश्योर करता है कि रिसर्च साइंटिफिकली सही है, मेथड करेक्ट और रिजल्ट वैलिड हो, गलत या वीक रिसर्च पब्लिश होने से बच जाती है, तो ये क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। सेकेंड, बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। पीयर रिव्यूड जो भी होता है, पीयर रिव्यूड पेपर को दुनिया भर में ट्रस्टवर्दी माना जाता है, तो कोई भी रिसर्चर सबसे पहले पीयर रिव्यूड सोर्स ही प्रीफर करता है। नेक्स्ट क्या है कि इंपॉर्टेंस क्यों है भाई कि प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, यानी कि रिव्यूअर ऑथर को बहुत यूजफुल सजेशन देते हैं, इससे पेपर और इम्प्रूव हो जाती है, क्लैरिटी, स्ट्रक्चर, एनालिसिस सब बेटर हो जाती है। डिटेक्ट प्लेरिज्म एंड मिसकंडक्ट, जो भी प्लेरिज्म है वो डिटेक्ट कर लेती है। मेंटेन एकेडमिक इंटीग्रिटी, तो ये सारी चीज़ें थी, इस कारण से इम्पोर्टेंट थी। मेंटेन इंटीग्रिटी, एकेडमिक इंटीग्रिटी का क्या मतलब हुआ है कि ये इंश्योर करता है कि रिसर्च ऑनेस्ट हो, ओरिजिनल हो और इथिकल हो, साइंटिफिक कम्युनिटी का स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहता है, ये सारी चीज़ें थी, इसलिए पीयर रिव्यू इन रिसर्च में इम्पोर्टेंट है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, हम बात करते हैं गाइस। सो गाइज अब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के सबसे रेपुटेड जर्नल और कॉन्फ्रेंस कौन से होते हैं। अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो इन पब्लिशर को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉप क्वालिटी रिसर्च पब्लिश करते हैं। तो रेपुटेड जर्नल एंड कॉन्फ्रेंस आर हाई क्वालिटी वेन्यूज दैट पब्लिश एंड प्रेजेंट टॉप लेवल रिसर्च इन CSE। पब्लिशिंग इन दीज वेन्यूज, अगर आप पब्लिश करते हो इन दीज वेन्यू में, अभी जो हम बताएंगे, इंक्रीज विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी एंड एकेडमिक इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। अब बात करते हैं मेजर पब्लिशर एंड प्लेटफॉर्म इन CSE, कौन कौन सा मेजर पब्लिशर है। CSE रिसर्च, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च इज मेनली पब्लिश्ड अंडर 4 मेजर हाईली रिस्पेक्टेड पब्लिशर। जो भी 4 अभी हम बात करेंगे, 4 कौन कौन सा हाईली पब्लिशर है जो कि क्या करते हैं। CSE रिसर्च इज मेनली पब्लिश्ड, जो भी CSE के अंदर जो भी रिसर्च होती है पब्लिश्ड अंडर द 4 मेजर हाईली रिस्पेक्टेड पब्लिशर के पास वो पब्लिश करती है। कौन कौन सा है। फर्स्ट हमारा IEEE है, तो चलिए IEEE के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट क्या हमारा IEEE, सेकंड क्या ACM, फिर स्प्रिंगर, एलिजवियर, ये सारी चीज़ें। तो चलिए इसको हम बारी बारी से देखते हैं। पहले IEEE कॉन्फ्रेंस, IEEE के बारे में हम देख लेते हैं। IEEE क्या होता है भाई। IEEE दुनिया का सबसे रिस्पेक्टेड पब्लिशर है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। द लार्जेस्ट रिसर्च पब्लिशर इन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। पॉपुलर जर्नल इसके क्या क्या है, ये जर्नल IEEE ट्रांजेक्शन और कंप्यूटर्स, IEEE एक्सेस, ये पॉपुलर जर्नल है इसके IEEE के जर्नल। टॉप कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर बात करें तो इसके जो IEEE के टॉप कॉन्फ्रेंसेज है वो है ICCV, मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटर विजन। सेकेंड क्या ICC, मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन। ये थी टॉप कॉन्फ्रेंसेस किसका भाई IEEE, ये पॉपुलर जर्नल है, IEEE का पॉपुलर जर्नल ये है और टॉप कॉन्फ्रेंसेस ये है। अब सेकेंड बात करते हैं ACM के बारे में। गाइज सेकेंड जो पब्लिशर है वो हमारा ACM है, यानी कि एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। इसमें क्या होता है भाई, ACM जो होता है ना, ACM मतलब एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंप्यूटिंग सोसाइटी है और पूरे कंप्यूटर साइंस रिसर्च का लीडर है। द वर्ल्ड बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर साइंस फील्ड, इस फील्ड का बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन भाई, वर्ल्ड बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस फील्ड का।
इसके पॉपुलर जर्नल क्या क्या है? इसके पॉपुलर जर्नल है कम्युनिकेशन ऑफ द एसीएम, CACM, एसीएम कंप्यूटिंग सर्वे, ये दोनों पॉपुलर जर्नल है। और भी जर्नल है बट हम 2 ही लिखे हैं। इसके टॉप कॉन्फ्रेंसेस क्या है? CHI यानी कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। सेकेंड क्या कॉन्फ्रेंसेस है? दूसरा ICSE यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये टॉप कॉन्फ्रेंसेस। अब बात करते हैं स्प्रिंगर के बारे में। स्प्रिंगर क्या होता है भाई? स्प्रिंगर एक एकेडमिक पब्लिशर है जो जर्नल, बुक्स और कॉन्फ्रेंसेस पब्लिश करता है। स्प्रिंगर क्या है कि मेजर एकेडमिक पब्लिशर है जहाँ पे पब्लिशेस बोथ जर्नल एंड बुक्स दोनों पब्लिश होते हैं। पॉपुलर जर्नलिस्ट के क्या है कि पॉपुलर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग एंड द मशीन लर्निंग जर्नल, ये 2 पॉपुलर जर्नल है। अब बात करते हैं एल्सेवियर के बारे में। ये भी टॉप पब्लिशर है, मोस्ट रेपुटेटेड। तो चलिए हम इसके बारे में। एल्सेवियर एक ग्लोबल साइंटिफिक, ये क्या है भाई? एक ग्लोबल साइंटिफिक पब्लिशिंग कंपनी है जिसमें बहुत सारे CS जर्नल आते हैं। तो एल्सेवियर पब्लिशर इज अ वाइड रेंज ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल जर्नल। इसमें साइंटिफिक और टेक्निकल जर्नल के बारे में बात होती है, वही चीज़ यहाँ पे पब्लिश होती है। पॉपुलर जर्नल कौन कौन सा है? इंफॉर्मेशन साइंस एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो गाइज यहाँ तक हमने बताया जो कुछ भी, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह नेक्स्ट वीडियो बनाएं, नेक्स्ट चैप्टर का, नेक्स्ट टॉपिक का, तो प्लीज़ कमेंट में जो भी सजेशन देना हो, प्लीज़ कमेंट में वो सजेशन आप दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।